उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था जिसे लोग तलहटी हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी रहने जाता वो या तो पागल हो जाता या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब। लेकिन अंशिका, जो हाल ही में शहर से गांव में शांति की तलाश में आई थी, इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। जब उसे वो हवेली सस्ते किराए पर मिल गई तो उसने बिना सोचे हाँ कर दी। पहली रात सब कुछ सामान्य था, पर जब आधी रात को खिड़की से कांच के बजने की आवाज आई तो उसकी नींद खुल गई। वो उठी और खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर एक हाथ की उल्टी छाप थी, जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की की चिटकनी लगाई और फिर सो गई। अगली रात उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, सीढ़ियों पर, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत भारी कदमों से ऊपर आ रहा हो। वो डर के मारे बिस्तर में दुबक गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई कमरे में है। उसने हिम्मत करके आंखें खोली। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, बिखरे बाल, सफेद आंखें और गले से टपकता खून। वो चिल्लाई, बट नो साउंड केम आउट, जैसे उसकी आवाज ही किसी ने छीन ली हो। सुबह होते ही वो गांव के पुजारी के पास गई। पुजारी ने सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम उस हवेली में गई? वो खिड़की जहां से वो औरत कूदी थी, हर पूर्णिमा को उसकी आत्मा लौटती है, उसी खिड़की से। क्या मैं वहां अब भी सुरक्षित हूँ? अंशिका ने कांपते स्वर में पूछा। पुजारी ने कहा, अब नहीं, वो तुम्हें देख चुकी है। अंशिका उसी रात अपना सामान लेकर भागने लगी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, खिड़की अपने आप खुल गई और वही औरत अब उसके सामने खड़ी थी। अंशिका की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई। खिड़की से आई वो औरत अब उसके सामने थी, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें सफेद और होठों से खून टपकता हुआ। तू मेरी जगह ले आई है, वह फुसफुसाई। अंशिका पीछे हटती रही, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में गड़ गए हों। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। हवेली में अंधेरा छा गया और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर जमा हो गए थे। किसी ने बताया कि रात को वहां से चीखें आई थीं, लेकिन जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया, अंशिका वहां नहीं थी। सिर्फ उसका स्केच बुक पड़ा था, जिसमें आखिरी पन्ने पर उस भूतिया औरत की तस्वीर बनी थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी, तस्वीर की आंखों से असली खून टपक रहा था। 3 महीने बाद एक लड़का आया गांव में, नाम था रवि, एक फोटोग्राफर। उसे भी वही हवेली सस्ते में मिल गई। इतना बड़ा घर इतनी कम कीमत में? रवि ने कहा, शहर में तो बाथरूम भी इतना महंगा होता है। पहली रात जब वह खिड़की के पास गया तो बाहर कुछ नहीं था, लेकिन अगली सुबह उसी खिड़की के पास एक स्केचबुक रखी थी। रवि ने जब उसे खोला तो पहला पन्ना उसी की तस्वीर थी, सोते हुए, पर उसने तो किसी को अपने कमरे में आने नहीं दिया था। अगले पन्नों में वही औरत बार बार दिखाई दी और आखिरी पन्ने पर किसी ने लिखा था, अब तू भी मेरी तरह इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। उस रात रवि की चीखें भी हवेली में गूंजने लगीं। अब हर पूर्णिमा की रात खिड़की से कोई ना कोई नया चेहरा झांकता है और हवेली के अंदर हर दीवार पर किसी नए किराएदार की तस्वीर टंगी होती है। 3 साल बीत चुके थे। तलहटी हवेली अब पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी। कोई वहां फटकता भी नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो रहे रवि और अंशिका की रहस्यमयी गुमशुदगी के किस्सों ने एक नया चेहरा ले लिया था। अब यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, एक रहस्य बन चुकी थी। इसी रहस्य को सुलझाने वहां पहुंची थी श्रिया, एक युवा खोजी पत्रकार। अगर ये सब झूठ है तो मुझे साबित करना होगा। उसने कैमरा ऑन किया और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली अब पहले से भी ज्यादा खामोश थी। हर दीवार पर सीलन, हर कोने में सन्नाटा। श्रेया जैसे ही अंदर गई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ठाक, उसने एक लंबी सांस ली और कहा, शायद हवा से बंद हुआ है। उसने कमरे की तस्वीरें लेना शुरू किया। फिर एक खिड़की के पास पहुंची, वही खिड़की जहां अंशिका को आखिरी बार देखा गया था। खिड़की के शीशे पर एक चेहरा झलक गया, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। अचानक कैमरे से एक अजीब सी स्टैटिक आवाज आने लगी,
फिर एक धीमी कर्कश फुसफुसाहट, तू भी बंद हो जाएगी। श्रेया घबरा गई, पर उसने रुकने का फैसला किया। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे में पहुंची। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, लेकिन सामने दीवार पर कुछ लटक रहा था। तस्वीरें, हर तस्वीर में एक चेहरा, अंशिका, रवि, और फिर एक अधूरी तस्वीर। चेहरे की जगह खाली थी और तस्वीर के नीचे लिखा था, अगली तस्वीर आज रात। श्रेया ने पलटकर भागना चाहा, पर दरवाजा गायब था। उसने कैमरा उठाया लाइट जलाने के लिए, और कैमरे की स्क्रीन पर उसे साफ दिखा, कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। सफेद आंखें, लटके बाल और होठों से टपकता खून। अब तू मेरी जगह है, एक ठंडी आवाज गूंजी। अगली सुबह हवेली फिर शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, पर अगर कोई अंदर जाए तो अब दीवार पर एक और तस्वीर टंगी है, श्रेया की। तलहटी हवेली अब पूरी हो चुकी है। हर कमरा किसी की कहानी है, और खिड़की, वो अब सिर्फ बाहर की तरफ नहीं देखती, अब वो अंदर झांकने वालों को भी अंदर खींच लेती है। 6 महीने बीत चुके थे श्रेया के लापता होने के बाद। अब तलहटी हवेली को प्रशासन ने सील कर दिया था। कोई अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन कुछ अंदर से बाहर आना शुरू हो गया था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। बच्चे रात को नींद में चलने लगे। कुछ लोग आईने में अपनी दूसरी शक्ल देखने लगे। इसी बीच नवीन, एक आईना बनाने वाला कारीगर, अपने बेटे को लेकर गांव आया। उसे किसी ने बताया था कि इस गांव में पुराने कांच बहुत मिलते हैं, जिनसे असली आईना बनता है। नवीन को एक टूटा हुआ कांच मिला, तलहटी हवेली की पिछली खिड़की का कांच। उसे क्या पता था, ये सिर्फ कांच नहीं, एक दरवाजा था। उसने जब उस आईने को बनाया और पहली बार देखा, तो उसमें खुद को नहीं, बल्कि एक लड़की को देखा, श्रेया। वो चीख रही थी, पर कोई आवाज नहीं थी। उसके पीछे वही सफेद आंखों वाली औरत खड़ी थी। अगले ही पल नवीन की आंखें पूरी सफेद हो गईं। उसने आईना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आईना अपने आप जुड़ गया। अब वो आईना हर रात अपने आप चमकने लगता, और हर बार उसमें कोई नया चेहरा नजर आता। रात को नवीन की पत्नी उठी और देखा, नवीन आईने में घुसा खड़ा है। नवीन, उसने डरते हुए पुकारा। नवीन ने धीरे से मुड़कर देखा। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। अगली सुबह पूरा गांव आईनों से ढका हुआ था। हर घर में कोई ना कोई आईना अपने आप गिरा और टूटा नहीं, बल्कि हर आईने के अंदर अब एक खिड़की दिखाई देती थी। वही खिड़की तलहटी हवेली की। अब डर सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहा। अब खिड़की हर घर में है, हर आईने में है, और अगर तुमने उस आईने में देर तक झांक लिया, तो अगली बार जो दिखेगा वो तुम नहीं होगे। अब पूरे गांव में खौफ फैल चुका था। लोग आईनों को कपड़ों से ढकने लगे थे। कुछ ने तो अपने घरों के शीशे तक तोड़ डाले। पर जो हो चुका था, उसे रोका नहीं जा सकता था। हर टूटा आईना, हर चकनाचूर कांच अब एक खिड़की बन चुका था, एक रास्ता उनके लिए जो कभी हवेली में खो गए थे। अन्वेषा, एक मनोविज्ञान की छात्रा जिसने अंशिका और श्रेया की गुमशुदगी पर थीसिस बनाना शुरू किया था, अब इस गांव में शोध के लिए आई। उसके पास श्रेया का वही कैमरा था जो हवेली से मिला था। वो उसमें से डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। रात को जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई, उसमें सिर्फ एक दृश्य था। श्रेया एक आईने के सामने खड़ी थी और कह रही थी, मैं जान चुकी हूँ, खिड़की असल में एक आईना है और आईना असल में एक दरवाजा, पर जिस तरफ ये खुलता है वहां से लौटना मुमकिन नहीं। कैमरा अचानक हिलता है, एक भयानक चीख और अंधेरा। अन्वेषा डर गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया वो हवेली में फिर से जाएगी। पर जब वो वहां पहुंची, हवेली तो अब नहीं थी। उसकी जगह अब सिर्फ एक टूटी दीवार और बीच में एक आईना रखा था, पुराना, गंदा, धुंधला। वो झुकी और जैसे ही उसने आईने को छुआ, आईना चमकने लगा। उसमें दिखने लगे कई चेहरे, अंशिका, रवि, श्रेया और फिर अन्वेषा खुद। पर उसका प्रतिबिंब अब मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद डरी हुई थी। आईने वाला अन्वेषा बोल उठा, अब तू आईने के इस पार है, असली दुनिया अब मैं हूँ। और अगले ही पल आईना शांत हो गया। अब अन्वेषा गुमशुदा है, लेकिन उसके कमरे में रखा आईना हर रात हल्का हल्का कांपता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो शायद तुम्हें भी उसमें कोई खड़ा दिखाई दे।
और अगली बार जब तुम खुद को आईने में देखो, ये तय कर लेना वो वाकई तुम ही हो या कोई और। आईना अब सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो तुम्हारी जगह ले सकता है। अन्वेषा के गायब होने के बाद देश भर में चर्चा होने लगी। क्या सच में कोई आत्मा है? क्या हवेली अभिशप्त थी? क्या वो आईने लोगों को निगल रहे हैं? पर ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये आगाहियां थीं। डॉ. राघव मल्होत्रा, एक परामनोवैज्ञानिक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो पिछले 20 वर्षों से आत्माओं और छाया जगत पर शोध कर रहे थे, अब इस केस में उतरे। उनके पास एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें लिखा था, जहां आईने रुकते हैं और खिड़की शुरू होती है, वहां आत्मा नहीं जाती, वहां आत्मा फंसती है। राघव ने बताया, ये सिर्फ आत्मा की नहीं, मन की परछाई है। वो लोग जो भावनात्मक रूप से टूटे हुए थे, जिनके भीतर डर था, वही खींचे गए। उन्हें पता चला हर गुमशुदा इंसान के साथ एक चीज समान थी, खालीपन और अनकहे डर। राघव ने उस अंतिम आईने को फिर से खोजा, जो अब गांव के मंदिर के तहखाने में रखा गया था। वो अकेले गए, पर उनके पास था एक यंत्र जो आत्मिक ऊर्जा को पकड़ सकता था। रात के ठीक 12 बजे आईना चमकने लगा। एक एक करके सारे चेहरे सामने आए, अंशिका, रवि, श्रेया, अन्वेषा, और फिर एक नया चेहरा, राघव खुद का। पर वो मुस्कुरा रहा था। आईने में राघव अब डरता नहीं था। उसने मंत्र पढ़ा, यंत्र को आईने पर रखा और कहा, अब समय है तुम्हें मुक्ति देने का या खुद समर्पित होने का। अचानक आईना फट पड़ा। एक भयानक चीख गूंजी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख पड़ी। पूरी हवेली या जो बची थी हिलने लगी और अगले ही पल सब शांत हो गया। सुबह लोगों को मंदिर के बाहर राघव बेहोश मिले, पर अब आईना वहां नहीं था, ना वो खिड़की, ना कोई परछाई। और कुछ महीनों बाद अंशिका, श्रेया और अन्वेषा तीनों लौट आई, पर उनकी आंखें अब भी आईने की तरफ नहीं उठती। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उसने हमें जाने दिया, क्योंकि कोई और हमारी जगह ले चुका था। अब खिड़की बंद हो चुकी है, पर उसकी जगह अब कोई और आईना ले चुका है। अगर कहीं कोई आईना अचानक ठंडी हवा छोड़ने लगे या मुस्कुराने लगे, तो समझ लेना वो अब सिर्फ तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हें चुन रहा है।